चलो जी। सो लास्ट क्लास में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सिचुएशन मैंने आपको बता दी थी बेटा कि आईडीज किन किन कंपनीज में मैंडेटरी होता है अपॉइंट करना। दोबारा बताओ, क्या याद है? हाँ, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी जिसमें पेड ऑफ शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग लॉन्स वगैरह एक्सीडिंग 50 करोड़। ठीक है, तो ये कुछ हम अंडरस्टैंड कर चुके थे प्रीवियस सेशंस में। तो आज का हमारा जो पहला सेक्शन है वो ये है सर कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको एक पॉइंट ये बताया था, सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 और रूल 4 के हिसाब से कौन सी कंपनीज में आईडीज की अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है। बोलो सर जी। और आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं क्या बेटा, मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो सेक्शन 2 क्लॉज 47 बेसिकली बात करता है किसकी बेटा, मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो सेक्शन 2 क्लॉज 47 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स आईडी रेफर्ड कहां पे बेटा, सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो आईडी का इन्होंने मतलब सिर्फ सीधा रेफर कर दिया। क्या कर दिया, जाके भैया सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 पढ़ लो, जो उसमें डिफाइन किया गया है वही क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो जी। या अब जरा सुनिए ध्यान से, तो चलो देख लेते हैं सबसेक्शन 6 क्या कहता है हमारा। तो देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा बेटा प्लीज। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है मींस एक डायरेक्टर होता है कंपनी में अदर देन किसको छोड़ के, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर, who does not have a material और pecuniary relationship with company और कंपनी के किसी डायरेक्टर के साथ। मतलब इधर देखो, जनरली अगर मैं आईडी बोलूं, जनरली अगर मैं क्या बोलूं बेटा, आईडी बोलूं, आईडी बोले तो, आईडी बोले तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन नहीं हो सकता, एक्सेप्ट, यानी कि ये भी डायरेक्टर ही है, बट कौन नहीं हो सकता बेटा, तीन सिचुएशन है। पहला मैनेजिंग डायरेक्टर, दूसरा होल टाइम डायरेक्टर, तीसरा नॉमिनी डायरेक्टर। हालांकि नॉमिनी डायरेक्टर को लेके आगे कुछ स्पेसिफिकेशन आप पढ़ोगे, देखेंगे उसको हम। जनरली नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है, यानी कि आईडी वो डायरेक्टर है जो क्या नहीं है बेटा, एमडी नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं है और नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है। बोलो जी। हाँ, जिसका कंपनी के साथ, जिसका कंपनी के साथ और कंपनी के एग्जिस्टिंग डायरेक्टर के साथ बेटा कोई मटीरियल या पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे पिक्यूनरी रिलेशनशिप क्या होता है, मटीरियल रिलेशनशिप क्या होता है, नीचे सब कुछ डिफाइन किया गया है। समझ में आ रहा है? बोलो बेटे। हाँ जी। फिर क्या था सर, बेसिकली एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब जरा देखो, जरा इधर देखो बेटा ध्यान से। अगर मैं एक बेसिक टर्म बताऊं, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, देखो आईडी को और ज्यादा डिफाइन किया गया है सेबी में, राइट। ये तो कंपनी एक्ट में स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा रिलैक्स है, बट सेबी में और ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ डायरेक्टर की बात करूं बेटा, किसकी बात करूं, तो हमारे पास दो प्रकार के डायरेक्टर होते हैं। एक हो गए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्या हो गया बेटा, और एक हो गए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हालांकि सभी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जरूरी नहीं आईडी हो। ध्यान से ना, पहले ध्यान से। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, यानी कि सर सिंपल सी बात है, अगर मैं बहुत सिंपल टर्म से बोलूं तो सर अ डायरेक्टर हु वर्किंग फॉर कंपनी, जो किसके लिए काम कर रहा है। बहुत बेसिक टर्म्स में बता रहा हूं आपको। सर एक डायरेक्टर जो कंपनी ने अपॉइंट किया है किसके लिए बेटा, आपने फंक्शनिंग के लिए, किसके लिए बेटा, फंक्शनिंग के लिए, वो क्या कहलाएगा। अच्छा, इसका मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर वो डायरेक्टर हो गए जो कंपनी के लिए काम नहीं करते। बोलो, हु डज नॉट एक्ट फॉर कंपनी। अच्छा, यार एक बात बताना सर, हमारी कंपनी में एक ऐसा डायरेक्टर हम अपॉइंट करें जो हमारे लिए काम ही नहीं कर रहा, तो हम सैलरी तो दे रहे हैं उसको, सिटिंग फीस दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं फिर, जब हमारे लिए काम ही नहीं कर रहा। देखो बेटा क्या होता है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैंने कहा ना अभी भी, आगे ध्यान सुनना,
बड़ी बड़ी जो कंपनी है, कॉर्पोरेट्स है ना, वहां पे बहुत फंड्स यूटिलाइज होता है, मेंबर्स का बहुत सारा फंड्स क्या होता है, यूटिलाइज्ड होता है, तो किसी तरह का फ्रॉड स्कैम ना हो। जैसा आपने सुना होगा सत्यम घोटाला हुआ था, जो सत्यम स्कैम, सत्यम कंप्यूटर के बारे में सुना ना आपने? स्कैम के कारण कंपनी बर्बाद हो गई थी, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। फिर बाद में उसको टेक महिंद्रा ने क्या कर लिया था, टेक ओवर कर लिया था। तो पॉइंट बिंग सर, इतना बड़ा स्कैम हुआ क्यों? क्योंकि वहां पे डायरेक्टर ने फ्रॉड कर दिया। तो सर उन डायरेक्टर्स के ऊपर, किन के ऊपर बेटा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के ऊपर बेटा नजर रखने के लिए, यानी कि एक तरीके से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्ट करते हैं एज अ वॉच डॉग। किसकी तरह काम करते हैं? वॉच डॉग की तरह, जो नजर रखते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कंपनी में सीए अपॉइंट करते हैं बेटा ऑडिटर के पोस्ट पे, वो उसको वॉच डॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब वो नजर रखेगा। ठीक, इसको कोई नेगेटिव टर्म्स में नहीं लेना है, ये लिटरली ऐसा बोलते हैं। फिर तुम सोचो वॉच डॉग, अच्छा नो, वॉच डॉग का मतलब, डॉग का मतलब क्या होता है? जो निगरानी रखे जनरली ना, तो इसीलिए जो इंडिपेंडेंट पर्सन एक्टर कैसे, क्या बेटा वो वॉच डॉग की तरह है। किसकी तरह है? जो वफादार रहे, किसके लिए? अपने मालिक के लिए। मालिक बोले तो शेयर होल्डर्स। तो इसीलिए हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं, ताकि वो पक्षपात ना करे, डिसीजन फेयर ले ले। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो इन्वॉल्व है ना डिसीजन मेकिंग में। तो इसका मतलब सर ये क्या कर सकते हैं? फ्रॉड कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट में काम कर सकते हैं, बिल्कुल। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कंपनी से कोई लेन देना नहीं है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो जो भी काम करेगा वो इंडिपेंडेंसी में करेगा। क्या करेगा? तो इसलिए बेटा हमारा जो आईडी है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो बिलोंग करता है किसमें? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में। बट जरूरी नहीं है हर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या हो बच्चे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तभी होगा वो इफ सेटिस्फाइड, if satisfied conditions of section 149 subsection 6। समझ नहीं आया था? सुनना, जनरली आईडी क्या है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बट क्या हर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी के आईडी हो सकता है क्या? नो सर। आईडी वही पर्सन होगा जिसने सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 की कंडीशन फुलफिल कर रखी होगी। समझ आया? ओके, तो जनरली हमें यहाँ पे समझ में आ गया सर, जो एग्जीक्यूटिव सर डायरेक्टर है वो दो तरीके के होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव और एक नॉन एग्जीक्यूटिव। सर एग्जीक्यूटिव कौन? जो कंपनी के लिए काम कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर कंपनी में, राइट। दूसरा, सर एक ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी में वर्किंग नहीं करता, उसका इंटरेस्ट कंपनी में नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंस पोस्ट पे एक तरीके से। अभी मैं आपको कमिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? तो वहां पर बहुत सारी जगह आप देखोगे कि कुछ कमिटीज में ना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। किसको अपॉइंट किया जाता है? यानी कि ऐसे डायरेक्टर जो कंपनी में रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करेंगे, वो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए बेटा अपॉइंट किया जाएगा। बट दे आर नॉट कंपल्सरी कि वो आईडी ही हो। ठीक है, मैंने कहा ना आईडी नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं, बट जरूरी नहीं है हर नॉन एग्जीक्यूटिव क्या हो बेटा, आईडी हो। समझ नहीं आया तो? चलो कब? कॉपी करो बेटा फटाफट से। चार्ट वार्ट बना रहे हो तुम लोग? शुरू किया नहीं किया? शुरू करो उसको, इंटरेस्ट के साथ करो भाई, ताकि वो सीखने के पर्पज से करना हो।
ठीक है, उसको अपने ऊपर एज ए लाइबिलिटी मत रखो। वो एक तरीके से आप एसेट्स की तरह सोचिए उसको, ताकि आपको कुछ बेनिफिट मिले उससे। समझ में आ रहा है नालायक को? बेटा घर पे जो पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडीज का समय थोड़ा बढ़ा। सर 15 मिनट बढ़ गया। अरे नालायक हो तो उधर जाओ। अक्टूबर आ चुका है आपका। नवंबर दिसंबर, ज्यादा समय नहीं है दोस्त। समझ आ रहा है कुछ? बोलो यार। हो सके सैटरडे में लंबी क्लास रखूंगा आपकी, ठीक है, कंपनी लॉ की। विल ट्राई टू फिनिश सम चैप्टर्स। क्योंकि संडे फिर मैं नहीं रखूंगा आपकी क्लास। ठीक है भाई। अभी एक और वॉल्यूम है, आ जाएगी एक दिन में। कंपनी लॉ की। क्या समझ रहेगा कंपनी लॉ आपका? हो गया। हेलो। जल्दी करो यार। इतना समय लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? 5-6 तो है। ये तो पूरा डायरेक्टर चैप्टर है ना आपका। इसमें और कोई दूसरे चैप्टर है ही नहीं। 4 चैप्टर। वो तो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। ये एक ही चैप्टर है बेटा पूरा। ये कितने पेजेस का है? 218। और दिस इज ओनली वन चैप्टर। ठीक है। जिसका नाम क्या है? डायरेक्टर। ओके। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अच्छा, कभी कभी कमाल की बात पता है क्या होता है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन ही 10-12 नंबर का आता है बस। और कभी कभी 50% मार्क्स आते हैं इसमें से। तो यानी कि ये चैप्टर अगर बच्चा पढ़ के गया, तो दो एक्सपेक्टेशन है। या तो वो गया, क्योंकि अगर उसने सिर्फ इस पे फोकस किया तो हो सकता है मतलब 10 नंबर का आया डायरेक्टर, आया ही नहीं होगा। हाँ, क्योंकि जनरली अगर ऑन एन एवरेज डेटा देखा जाए, तो डायरेक्टर रहता है, कभी कभी तो 50% मार्क्स इसमें से कवरेज हो जाती है। 50% डायरेक्टर से भैया बहुत नंबर है। अगर किसी ने डायरेक्टर छोड़ा हुआ है ना, तो फिर उसको तो दूसरे टाइम की तैयारी कर लेनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए कंपनी लॉ में कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो 100% वैसे आएगा जैसे पहले आ चुका है। कभी कभी डिविडेंड चिल्लड़ सा चैप्टर है भाई, 8-10-12 नंबर के क्वेश्चन आता है उसमें। अरे गेटिंग माई पॉइंट, कभी उसमें से आते ही नहीं है। तो ये इसलिए मैं बच्चों से कहता हूँ कि भाई हर चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करो, बट डायरेक्टर और जो जन्म मीटिंग के चैप्टर्स है ना, ये थोड़ा सा ना बहुत लेंदी है। तो इसलिए बहुत फोकस से इनको समझना पड़ता है। समझ रहे हो ना? ओके। तो देखो जरा ध्यान से। तो सर यहाँ पे क्या था, सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्राइटेरिया डिफाइन करता है किसको लेके बेटा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विच आर एस फॉलोज। ओके। तो देखिए, पहला क्या लिखा हुआ है, हु इज ओपिनियन ऑफ बोर्ड, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ओपिनियन में एक ऐसा पर्सन है इंटीग्रिटी का, और पोजेस करता है रेलेवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। पहला पॉइंट तो बहुत आसान है सर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा व्यक्ति होगा जो पर्सन ऑफ क्या होना चाहिए, इंटीग्रिटी का, दृढ़ निश्चय वाला। क्या होना चाहिए बेटा? दृढ़ निश्चय वाला। बोलो यार। हाँ। दूसरा, इस व्यक्ति ने इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस को होल्ड कर रखा हो। यानी कि आप किसी भी अनाड़ी व्यक्ति को क्या नहीं बना सकते बेटा? आईडी नहीं बना सकते। यू नीड अ परफेक्ट पर्सन जिसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टाइज हो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जिसमें आपकी कंपनी बेसिकली इंडल्ज है। अब यार एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ, फार्मा कंपनी है,
हाँ, एक फार्मा कंपनी में मैं एक ऐसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करूँ जिसको फाइनेंस की नॉलेज है, करेगा वो जाके वो? तो हम किसको अपॉइंट करेंगे? एक ऐसा आईडी को जिसको फार्मास्यूटिकल कंपनीज की नॉलेज है, ठीक है? मुझे कि नहीं मुझे? पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन क्या लिखा? सच इंडिविजुअल शैल नॉट बी प्रमोटर, यानी कि कंपनी का क्या नहीं होना चाहिए? प्रमोटर नहीं होना चाहिए, और ना ही क्या होना चाहिए बेटा, रिलेटेड टू प्रमोटर ऑफ कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। नहीं समझ में आया? देखो जी, अब इसकी कंडीशंस को हम वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। तो पहली कंडीशन तो सिंपल है, उसको हमें डिटेल में समझने की नीड नहीं है सर। अब जैसे मैंने बोला सर, एक कंपनी है, कौन है बेटा? एक कंपनी है, ठीक है, और इस कंपनी के कुछ प्रमोटर्स हैं। कौन है बेटा? प्रमोटर्स। हाँ, और देयर आर सम रिलेटेड ग्रुप ऑफ प्रमोटर। और इस कंपनी की हो सकता है कोई होल्डिंग कंपनी हो, या हो सकता है इस कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी हो, या हो सकता है इस कंपनी की कोई एसोसिएट कंपनी। देखो, सिंगल टाइप में सिंगल टाइम में ये पॉसिबल है कि होल्डिंग है और एसोसिएट है, ठीक है, या ये भी पॉसिबल है एसोसिएट और सब्सिडरी है। बट सेम कंपनी एसोसिएट, सॉरी, होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं हो सकती, डिफरेंट हो सकती है। बट एक कंपनी या तो आपकी होल्डिंग हो सकती है, या तो आपकी क्या हो सकती है बेटा, सब्सिडी हो सकती है। बट वही कंपनी आपकी सेम टाइम पे वो दोनों नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया? तो सर यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया है, जहां पर हमने बोला कंपनी है, उसकी कुछ होल्डिंग कंपनीज है, कुछ सब्सिडरी है, और कुछ एसोसिएट है, और कंपनी का क्या है बेटा, एक प्रमोटर है। अब मैं कंपनी में क्या अपॉइंट करना चाहता हूँ? मिस्टर एक्स को एज अ आईडी। क्या अपॉइंट करना चाहता हूँ एज अ? अब सबसे पहली कंडीशन क्या रहा बेटा, ये क्या नहीं होना चाहिए? ये क्या नहीं होना चाहिए? और ना ही ये किससे रिलेटेड हो? समझ आया? पक्का? तो सर सिंपल सी बात है कि मिस्टर एक्स ना तो कंपनी का क्या हो, प्रमोटर हो, ना ही प्रमोटर का क्या हो, कोई रिलेटेड हो, और ना ही ये कंपनी के होल्डिंग, एसोसिएट और सब्सिडरी कंपनी से किसी भी प्रकार से रिलेटेड हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, तो उसको हम क्या बना सकते हैं बेटा, कंपनी आईडी। समझ में आया? दोबारा पढ़ो। सच इंडिविजुअल शैल नॉट बी अ प्रमोटर और रिलेटेड प्रमोटर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग और इट्स सब्सिडरी और इट्स एसोसिएट कंपनी से किसी प्रकार से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। समझ में आया? पक्का? श्योर? लिख लो इसको। तो सुनो, जितना जल्दी करोगे उतना बेटर है, जितना समय लगाओगे उतना प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से लिटिगेशन फाइल कर लेते हैं लोग?
हो गया जी? बोलो। ओके, तो दिस इज समहाउ विल कंप्लीट द फर्स्ट रिलेशन। हाँ जी। ओके, तो दो कंडीशन हमने समझ लिया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, तीसरा ही देखो क्या लिखा हुआ है। सच इंडिविजुअल, जिसको आप क्या अपॉइंट करना चाह रहे हो, हु हैज हैड नो पिक्यूलियर रिलेशनशिप, मतलब इसका कोई भी पिक्यूलियर रिलेशनशिप कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए, other than remuneration as such director or having a transaction not exceeding 10% of total income or such amount as may be prescribed। अब जरा सुनो, ये जो यहां से लेकर अदर देन से लेकर यहां तक इसको ब्रैकेट में डालो। चलो जल्दी करो, ब्रैकेट में डालो। अब ब्रैकेट वाले पोर्शन को छोड़ दो, ब्रैकेट वाले पोर्शन को क्या करेंगे बेटा, छोड़ देंगे। अब आगे आप पढ़ो पूरा। सच इंडिविजुअल हु हैज और हैड नो पिक्यूलियर रिलेशनशिप विद द कंपनी, और उसकी होल्डिंग कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी एंड देयर प्रमोटर डायरेक्टर ड्यूरिंग द टू इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये क्या है, जरा सुनो। अभी ब्रैकेट वाले पोर्शन को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, उसको हम अभी रीड नहीं करेंगे। अब जरा सुनो ध्यान से। सर मैं क्या कह रहा हूं कि देयर इज अ कंपनी, प्लीज बेटा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी। अच्छा, इसमें ना कंपनी के साथ साथ होल्डिंग भी है, सब्सिड भी है, एसोसिएट भी है, और उनके प्रमोटर्स भी हैं, उनके डायरेक्टर्स भी हैं, ठीक है। यानी कि सर कंपनी है और उनकी होल्डिंग है और उसकी एसोसिएट है और उसकी सबसी कंपनी, ठीक है। और इन सभी कंपनीज के क्या है, प्रमोटर्स, और सभी कंपनीज के क्या है, किसी एक कंपनी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये तीनों कंपनीज की, चाहे आपकी होल्डिंग हो, चाहे आपकी सब्सिडी हो, चाहे आपकी एसोसिएट कंपनी हो, ठीक है। बोलो बच्चों। हाँ, तो कह रहा है सर, जिस व्यक्ति को, अगेन हम एग्जांपल लेते हैं मिस्टर एक्स, इसको आप अपॉइंट करना चाहते हो एज अ आईडी। क्या अपॉइंट करना चाहते हो बेटा इसको, एज आईडी कंपनी में। तो जिस कंपनी में आप इसको अपॉइंट करना चाह रहे हो एज आईडी, तो इसका नो पिक्यूलरी रिलेशन होना चाहिए, मतलब इस कंपनी के साथ इसका कोई पिक्यूलर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। पिक्यूलर रिलेशन नहीं होना चाहिए कब बेटा, इमीडिएट प्रेसिडिंग या इमीडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, कितने सालों से, दो, और करंट ईयर में। देखो, जिस साल अपॉइंट करना चाह रहे हो उस साल तो होना ही नहीं चाहिए, साथ के साथ पिछले 2 सालों में भी आपका कोई रिलेशन कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए। कौन सा रिलेशन, पिक्यूलर रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशन बेटा, पिक्यूलर रिलेशनशिप। पिक्यूलर रिलेशन एक तरीके से होता है मटेरियल इंफॉर्मेशन, तो मतलब मटेरियल कोई रिलेशन, ठीक है। जैसे कोई ट्रांजेक्शन हो गया इनकम को लेके, अभी हम उसको और डिटेल में समझेंगे, बट ये समझ आया। मतलब तीसरी कंडीशन हमसे क्या करिए भैया, जिस इंडिविजुअल व्यक्ति को आप कंपनी में एज आईडी अपॉइंट करना चाह रहे हो, तो हम ये कह रहे हैं उस व्यक्ति का कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी, उसकी एसोसिएट कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी और उनके प्रमोटर्स और उनके डायरेक्टर के साथ किसी प्रकार का पिक्यूलर रिलेशनशिप पिछले 2 साल या करंट ईयर में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो अपॉइंट नहीं हो सकता। अब सुनो सर, इस ट्रांजैक्शन में ना हमने ना कुछ चीजें छोड़ दी, एक्सेप्ट कर दिया, मतलब ये ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जी। नहीं समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, एक्सेप्ट मतलब छोड़ दिया। अब ब्रैकेट वाला पोर्शन पढ़ो। अदर देन पिक्यूलरी रिलेशनशिप में क्या नहीं आएगा, रेमुनरेशन एज सच डायरेक्टर। सच डायरेक्टर मतलब आईडी ओनली, और किसी रेमुनरेशन में नहीं बेटा। हम किसकी बात कर रहे हैं, आईडी। आपको रेमुनरेशन मिला हो, क्या मिला हो, रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है, सैलरी एक तरीके से। अगर हम बेसिक टर्म से पढ़े, आपको सैलरी अगर मिली है किस डायरेक्टर के तौर पे, आईडी के तौर पे, तो हम उसको क्या कर सकते हैं बेटा, इस रिलेशन से हटा सकते हैं पहला। और किसी और डायरेक्टर के तौर पे मिला हो तो बेटा फिर आप फंस गए ना। इस लिमिट में देखो ना क्या कर रहा है, सिंपल सी बात है। अदर देन रेमुनरेशन एज सच डायरेक्टर, और या फिर आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है और वो ट्रांजेक्शन क्या नहीं है बेटा, 10% ऑफ टोटल हिज इनकम और सच अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब। ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। आपकी ट्रांजेक्शन हुई, मान लो आपकी ट्रांजेक्शन हुई, पहली ट्रांजेक्शन कौन सी छोड़ दी, रेमुनरेशन वाली। दूसरी ट्रांजेक्शन हम छोड़ रहे हैं कौन सी बेटा,
भैया कोई आपने कोई भी ट्रांजैक्शन कर रखी हो, ठीक है, और आपकी इनकम में यानी कि जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स इनकम, इस ट्रांजैक्शन का मैक्सिमम कितना पोर्शन हो सकता है? 10%। 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर एक एग्जांपल अगर यहाँ पर दिया जाए, मान लो मिस्टर एक्स की इनकम है 10 करोड़, तो इस कंपनी से जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो मैक्सिमम कितने कर सकते हो? 1 करोड़ की, उससे ज्यादा नहीं। यानी कि आपकी इनकम का सिर्फ कितना परसेंट? 10%। अगर 10% से ज्यादा हो गया तो फिर आप वो ट्रांजेक्शन पिक्योनरी लिमिट में आ जाएगी, और फिर आप कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते हो। समझ में आया? बोलो यार। छापी, ऊपर आ तो लिख लिया था मैं। समझ आ रहा है ना? लिखो लिखो। अच्छा, 3 साल पहले कोई ट्रांजेक्शन ऐसे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हमें तो पिछले 2 साल का देखना है और करंट का देखना है, ठीक है। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको अपॉइंट किया जा रहा है एज आईडी। वोटिंग अच्छे से करना बेटा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिटरली बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। और हो सके तो इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? भैया, अच्छा, रिलेशनशिप किस किस के सामने होना चाहिए? कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, और इन सारी कंपनीज के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के साथ, ठीक है। कोई समझ आ रहा है नालायक? आगे बढ़े। सो ये हो गया हमारा तीसरी कंडीशन। आई होप सो आपको कुछ समझ में आ रहा हो। ठीक है जी। बोलो रे। अच्छा, अब जरा सुनो। अब फोर्थ कंडीशन क्या है? सर, पहले कंडीशन में हमने पढ़ा वो इंटीग्रिटी का होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए, प्रमोटर रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कंपनी, एसोसिएट, होल्डिंग, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। अब कह रहा नन ऑफ हुज रिलेटिव। अब देखो, अब किसकी बात आ रही है? अब उस डायरेक्टर की बात नहीं आ रही, अब किसकी बात आ रही है? उसके रिश्तेदारों की, रिलेटिव्स की। और रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ी जाती है सेक्शन 2 क्लॉज 77 में। आपका रिश्तेदार कौन? हाँ जी। हु इज योर रिलेटिव्स? कैन यू प्लीज डिफाइन मी? बताओ। नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार कौन कौन है? चाचा, चाची, मामा, मामी,
है, दादा, दादी, भैया, भाभी, बोलो, अरे बोलो भैया, यही है मम्मी पापा। नहीं बेटा, सेक्शन 2 क्लॉज 77 कहता है आपका रिश्तेदार कौन है जानते हैं? बोलो। अगर मैं सेक्शन 2 क्लॉज 77 की बात करूं तो ये कहता है अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली है तो उसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे कौन है बेटा? आपस में तो रिलेटिव है, या फिर आपके रिलेशन, आपका हस्बैंड आपका रिश्तेदार, आपकी वाइफ आपके रिश्तेदार, बस। मम्मी पापा कहाँ गए सर? हाँ, तो सेक्शन 2 क्लॉज 77 की अगर मैं बात करूं तो जनरली इसमें दो रिलेशन डिफाइन करें। पहला, मेंबर ऑफ एचयूएफ है तो रिश्तेदार है, रिलेटिव्स है। और अगर मैं हस्बैंड वाइफ और वाइफ हस्बैंड, मतलब हस्बैंड वाइफ का रिश्तेदार है, वाइफ हस्बैंड के रिश्तेदार है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 77। सर इसमें तो मम्मी पापा को अलग ही कर दिया बिल्कुल। और फिर टेंशन ना लो, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर लेकर आई बेटा क्या? रूल। क्या लेके आई? रूल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भैया हम बताते हैं आपको कौन कौन से आपके रिलेटिव मान लिए जाएंगे। पहला, फादर। फादर इंक्लूड स्टेप फादर, यानी कि जो सौतेले पिताजी हैं वो भी आपके पापा ही होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, ठीक है। मदर, स्टेप मदर। सन, स्टेप सन। सन्स वाइफ, बोलो। सन्स वाइफ हो गया, और डॉटर हो गई, डॉटर हस्बैंड हो गया, ब्रदर हो गया, स्टेप ब्रदर हो गया, और स्टेप सिस्टर हो गई, और स्टेप सिस्टर हो गया। इसका मतलब चाचा ताऊ मामा मामी कोई रिश्तेदार है हमारा लॉ के हिसाब से? नहीं सर। अब देखो कैसे याद करना है, रिलेशंस की डेफिनेशन को याद करने का तरीका बताता हूँ। जैसे ऊपर कौन है? पापा, फादर और स्टेप फादर, ठीक है। अब फादर और स्टेप फादर, मदर और स्टेप मदर, ठीक है। अब इधर दाएं बाएं कौन होगा? ब्रदर, स्टेप ब्रदर, सिस्टर, स्टेप सिस्टर। नीचे सन या डॉटर, सन और सन वाइफ, डॉटर और डॉटर हस्बैंड। नहीं समझ में आया? और हस्बैंड वाइफ तो पहले रिश्तेदार है, सेक्शन 2 क्लॉज 77 ने बता दिया। समझ में है? इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, तो बहुत सिंपल है। मैं क्या, मैं खुद का रिश्तेदार हूँ? यस, बिल्कुल सर। अब मैं ऊपर जाता हूँ तो मम्मी पापा और स्टेप मदर और स्टेप फादर, ठीक है। अगर मैं पैरेलल में जाता हूँ तो ब्रदर और सिस्टर, स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर, ठीक है, वो भी हमारे रिश्तेदार है। अगर मैं नीचे जाता हूँ तो सन या तो डॉटर, बोलो। हाँ, तो सन मतलब बेटा और उसकी वाइफ रिश्तेदार है, और डॉटर और उसका हस्बैंड भी क्या है बेटा? रिश्तेदार। समझ में है? तो अब इसका मतलब जो मैं लेटेस्ट अज्यूम मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाह रहा हूँ, तो मेरी रिश्तेदार कौन है? मेरी वाइफ। उसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर मेरी हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली है तो जितने भी मेंबर है उसमें वो सारे क्या होंगे? अब सुनो ध्यान से, हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली मतलब एक ऐसी फैमिली जो उधर डिवाइड नहीं हुई है। क्या चाचा ताऊ आ जाएगा? यस। दादाजी आ गए? यस। दादी जी आ गई? यस। अगर एचएफ नहीं है तो, डिवाइडेड है तो, फिर आप रूल को फॉलो करो। नहीं समझ में आ रहा, मैं हो गए। तो रूल 4 के हिसाब से हमारे रिश्तेदार कौन है? आप जैसे मैं अपॉइंट हो जाता हूँ आईडी, तो फिर देखेंगे भैया क्या इसके पापा, या अगर कोई स्टेप फादर है तो वो, मदर या कोई स्टेप मदर है तो उनका रिलेशन तो नहीं कंपनी के साथ। अभी पढ़ेंगे कौन सा रिलेशन, ठीक है। सिस्टर और सिस्टर का हस्बैंड, क्या उसका रिलेशन तो नहीं है? ब्रदर, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या कह रहा हूँ, सिस्टर और स्टेप सिस्टर, ठीक है। ब्रदर और स्टेप ब्रदर, सन, सन्स वाइफ, डॉटर, डॉटर हस्बैंड, क्या इनका कोई रिलेशन तो नहीं कंपनी के साथ? तो ये उनकी बात हो रही है। समझ में आ गया ना? तो रिलेटिव की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो कहां पर है? सेक्शन 2 क्लॉज 77 प्लस रूल 4। कौन सा रूल है बेटा? रूल 4, जो डिफाइन करता है बेसिकली रिलेटिव्स की डेफिनेशन, ठीक है। समझ में आया? तो आज से घर जाके बोलोगे साहू जी आप हमारे रिश्तेदार रहिए, कंपनी चेक मना कर रहा है। अगर वो मेंबर ऑफ एचयूएफ हो गए तो हाँ बिल्कुल, उनका आईडी बन सकते हैं। नहीं, आईडी तो आप बन रहे हो ना, उनका रिलेशन हो फिर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये माना जाता है कि आप उतना इन्फ्लुएंस नहीं होंगे उस पर्टिकुलर रिलेशन से, ठीक है। अब सुनो, आपके रिलेटिव ने इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट इन अ कंपनी,
इट्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी ड्यूरिंग टू इमीडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। अब जरा सुनो ध्यान से, यहां पर ये क्या बोल रहा है, एक एक करके समझेंगे। फोर्थ कंडीशन की सब कंडीशन है। अब फोर्थ कंडीशन में कौन है, मैं हूं या मेरे रिश्तेदार है। जैसे मान लो अब हम मिस्टर एक्स को अपॉइंट करना चाहते हैं एज आईडी। प्लीज ध्यान से सुन लेना, इसको हम अपॉइंट करना चाह रहे हैं क्या बेटा, आईडी। आईडी बोले तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो हम आप एक्स को नहीं छेड़ रहे। किसको नहीं छेड़ रहे बेटा, किसको छेड़ रहे हैं आप, एक्स के रिलेटिव्स को। छेड़ने को प्लीज लिटरली ना ले जाए, ठीक है। अब हमें किससे मतलब है, इसके रिश्तेदारों से। और इस रिश्तेदार के डेफिनेशन में आपको बता दूंगा, बता दूंगा, बता दूंगा। हाँ, रिश्तेदार मतलब सेक्शन 2 क्लॉज प्लस रूल 4, ठीक है। बोलो जो नहीं समझ में आ रहा हमारे को उसको सर। तो हम क्या करें भैया, रिश्तेदार सुन लो, जिस कंपनी में हम एक्स को क्या करना चाह रहे हैं, अपॉइंट करना चाह रहे हैं एज आईडी, हाँ, उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी आपने होल्ड ना कर रखा हो, नॉट होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट। अगर आपने कोई सिक्योरिटी और इंटरेस्ट होल्ड करा हुआ है, फिर हम मिस्टर एक्स को क्या नहीं कर सकते बेटा, आईडी अपॉइंट नहीं कर सकते। नहीं समझ तो कुछ आएगा ऐसा। सिक्योरिटी का मतलब समझते हो ना, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स या एनी अदर सिक्योरिटी एज में भी प्रिस्क्राइब, ठीक है। समझ में आया? हाँ, देखो पहला पॉइंट तो ये कह रहा सर। अच्छा, ये होल्डिंग कब से नहीं होनी चाहिए बेटा, टू इमीडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर प्लस करंट ईयर। जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो अब पिछले पिछले 2 साल, अच्छा 2 साल पहले से था तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ठीक है। पिछले 2 साल से पहले से हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, चलो सुनो, प्रोविजो दे दिया, क्या दे दिया, ये समझ आया। नन ऑफ हुज रिलेटिव, नन ऑफ कोई सा भी नहीं करना चाहिए क्या, इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन अ कंपनी या होल्डिंग कंपनी या सबसे या एसोसिएट में ड्यूरिंग टू इमीडिएट प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग क्या करंट फाइनेंशियल ईयर, समझे, बोलो यार। फिर कहते हैं प्रोवाइडेड दैट, क्या कहना बेटा, provided that the relative may hold security or interest in a company face value not exceeding कितना 50 lakh रुपए और 2% of the paid up capital of the company its holding company subsidiary company of such higher percentage as may be prescribed। ओहो, अब इन्होंने हमें एक एक्सेप्शन दे दिया। यहां क्या लिखा था भैया, होल्डिंग क्या, एनी सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, बट इन्होंने बोला भाई इस एनी का ना एक एक्सेप्शन भी। एनी का क्या है बेटा, एक अगर आपने इस फलाना अमाउंट होल्ड कर रखा है फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने सिक्योरिटीज में होल्ड करा हुआ कितना बेटा, फेस वैल्यू का 50 लाख रुपए तक, कितना, या फिर और कितनी लिमिट है, 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। बोलो विच एवर इज क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल। अच्छा विच एवर नहीं है, या तो नॉट 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी होल्डिंग कंपनी एज द केस में बी। यानी कि सुनो, 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम है। या फिर कितना, 2% ऑफ पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो अगर इससे, अच्छा सुनो, अगर मान लो पेड अप कैपिटल 200 करोड़ है, उसका 2% कितना होगा, 4 लाख या 4 करोड़, हाँ जी, 200 करोड़ है, उसका कितना बोला मैंने, 2%। तो यानी ये कितना हो गया, 4 करोड़ हो गया ना, 4 करोड़ और नॉट एक्सीडिंग कितना, 50 लाख। तो इसका मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 50 लाख। नहीं समझे, क्या लिखा हुआ है, नॉट एक्सीडिंग 50 लाख या 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। भैया तुम्हारी ट्रांजेक्शन तो 50 लाख से ज्यादा हो गई ना, फिर तो ऊपर वाले में फंस गए, नहीं समझ में आया।
आया कि नहीं आया? क्या रहा है, किसी भी हाल 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 2% ऑफ इंडिविजुअल कैपिटल। अब मान लो 2% कितना आ रहा है, 4 करोड़। आपकी होल्डिंग कितनी हो गई है, 4 करोड़, जबकि ऊपर कितना लिखा हुआ है, 50 लाख। तो भैया 50 लाख लिमिट है, समझे? अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ कंपनी की प्रोडक्शन कैपिटल है 20 करोड़, कितनी है, और आपने होल्ड करा हुआ है इसका 1%। कितना होल्ड करा हुआ है, कितना हो गया 20 करोड़ का 1%? 2 करोड़ कैसे होगा भाई, 1% होगा, 20 लाख होगा ना? कितना होगा, 20 लाख। और लिमिट कितनी है? अच्छा, 1% होल्ड करा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि विद इन 50 लाख की लिमिट में, समझ में आएगा? तो ये बेसिकली ट्रांजेक्शन इतना होल्ड कर सकते हो, इससे ज्यादा होल्ड करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। समझ में आएगा? तो ये कंडीशन हमारे पास फोर्थ की कौन सी है, फर्स्ट है। फोर्थ की क्या है, ये मतलब आपके रिलेटिव ने ऐसी होल्डिंग तो कम से कम ना कर रखी हो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया पहला। दूसरा, इज इंडेटेड टू कंपनी, मतलब आपने कंपनी को उधार ना दे रखा हो, या उसकी होल्डिंग को, या सब्सिडरी को, या एसोसिएट को, और देयर प्रमोटर्स को, डायरेक्टर को, इन एक्सेस ऑफ सच अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब ड्यूरिंग टू इमीडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर। अब प्रेस्क्राइब मतलब रूल से प्रेस्क्राइब किया हुआ, अभी हम डिस्क्राइब करेंगे रूल में क्या दिया हुआ है। अब जरा सुनो ध्यान से। पहले तो ये किसकी बात कर रहा है, सिक्योरिटी होल्डिंग और इंटरेस्ट की। सेकंड वाले सिचुएशन में इसने रिलेटिव को बोला, क्या हो गया उसमें, सेकंड वाले केस में क्या बोला बेटा, कि जो रिलेटिव है, किसका रिलेटिव है, मिस्टर एक्स का, जिसको हम क्या अपॉइंट करना चाहते हैं बेटा, एज अ आईडी, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने कंपनी को, उसकी होल्डिंग कंपनी को, उसकी एसोसिएट कंपनी को, या उसकी सब्सिडरी कंपनी को, या फिर उनका कौन, प्रमोटर और, बोलो बच्चों, डायरेक्टर्स को क्या ना दे रखा हो, नॉट गिवन एनी डेट। सिंपल सी बात है, आपने उधार ना दे रखा हो, ठीक है। कब, टू इमीडिएट प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ईयर, या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर। समझ में आया? ये कह रहे बेटा, बाकी रूल्स में क्या लिखा है हम देखेंगे कि कितना डेट हम दे सकते हैं, ठीक है। यह तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो। अच्छा, दूसरा, has given guarantee or provide any security in connection with the indebtedness of any third person to company, its holding company, subsidiary company, associate company, or their promoters or director of such holding company for such amount as may be prescribed of immediate to preceding financial year। अब ये कंडीशन क्या सुनो, इसी में करवा देता हूँ, ठीक है। इसको मान के चलते हैं, हमारे फोर्थ का ये सेकंड पॉइंट है, क्या है, सेकंड। अब मान लो यहाँ पर कंपनी को, उसके डायरेक्टर्स को, किसी मिस्टर वाई ने, ध्यान दो ना बेटा प्लीज, किसी मिस्टर वाई ने इन लोगों को क्या दे रखा है, डेट दे रखा है। ये मैं आपको कौन सा पॉइंट करा रहा हूं, तीसरा। तो आपके रिलेटिव ने इसको कोई गारंटी और सिक्योरिटी नॉट गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। समझ में आया? तो तीसरा पॉइंट कह रहा है भैया, आपने कोई गारंटी या सिक्योरिटी ना दे रखी हो, किसको, किस उधार के बदले, जो उधार किसको दिया गया है, कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी, या उसके प्रमोटर या उसके डायरेक्टर को। समझ आया? नहीं आया? पहले तुम इतना लिख लो कि कंफ्यूज हो जाओगे फालतू। फोर्थ का फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन हो गई, ठीक है। तो पहला सिक्योरिटीज को लेके है, दूसरा डेट को लेके डायरेक्टली, और तीसरा भी डेट को लेके इनडायरेक्टली, ठीक है।
ऊपर कर दो। ये हो गया। समझ आया जी। हम्म। गारंटी और सिक्योरिटी नॉट गिवन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। अभी तक हमने बेसिकली ये सब पढ़ा है। पिछले थ्री, सॉरी टू प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर्स और करंट ईयर, ठीक है। इसमें आपका किसी प्रकार का रिलेशन नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ। ठीक है जी। डन ना। ओके। सो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया, जहां पर हमने जनरली पहले में पढ़ा क्या, सिक्योरिटीज या इंटरेस्ट। दूसरे में हमने क्या पढ़ा बेटा, डेट डायरेक्टली। इनडायरेक्टली वाला तीसरा पॉइंट था, जहां पर गारंटी और सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, और क्या था, हैज एनी अदर पिक्योनियरी ट्रांजेक्शंस या रिलेशन विद कंपनी, इट्स सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, अमाउंटिंग कितना बेटा, 2% और मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर इनकम सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद द ट्रांजेक्शन कंबाइंड विद 1, 2 और 3। मतलब इधर देखो बेटा, एक तो इन्होंने क्या बोला कि आप जो है कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो तीन सेगमेंट्स में, इक्विटी, सॉरी होल्डिंग कर रहे हो सिक्योरिटी इंटरेस्ट का, कंपनी को आपने कोई डेट दे रखा है, या फिर कंपनी के डेट्स की गारंटी ले रखी है। ठीक है, इन तीनों के अलावा देखो ना क्या कह रहा है, और हैज एनी अदर पिक्यूनरी रिलेशन या ट्रांजेक्शन विद कंपनी, उसकी एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, जिसका अमाउंट कितना है बेटा, 2%, बोलो 2% और मोर ऑफ इट्स इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम सिंगली या फिर इन कॉम्बिनेशन विद ट्रांजेक्शन रेफर इन 1, 2, 3। समझ में आया? इधर देखो, ऊपर आपने कितने ट्रांजेक्शन पढ़ी अभी, तीन। अब चौथे ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं देखो, यानी कि ये आप रिलेटिव जो है, किसका रिलेटिव बेटा, एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स का, जो कि हम क्या पॉइंट करना चाहते हैं उसको, आईडी, उसका रिलेटिव कंपनी, ओके, और कंपनी की होल्डिंग या फिर एसोसिएट या फिर सबसे कंपनी के साथ आप एनी अदर ट्रांजेक्शन, किसके अलावा बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड को छोड़ के, एनी अदर क्या बोल रही है, पिक्योनरी
ट्रांजैक्शन या रिलेशन? बोलो बच्चों। हाँ जी, जिसका अमाउंट कितना है, 2% और मोर ऑफ इट्स मतलब ग्रॉस इनकम। बोलो। ग्रॉस इनकम और दूसरा क्या था? टर्नओवर, टोटल इनकम, सॉरी। ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम। ग्रॉस टर्नओवर है, या फिर क्या है बेटा? टोटल इनकम है। ठीक है, 2% है। अच्छा, ये जो ट्रांजेक्शन 2% में देखनी है, या तो आप सिर्फ इस ट्रांजेक्शन में देख लो सिंगली, या प्लस आप इन कॉम्बिनेशन देख लो। कॉम्बिनेशन किसके साथ? 1, 2 और 3। मतलब क्या इसका देखो, या तो 2% और मोर जो कंट्रीब्यूशन है आपके ग्रॉस टर्नओवर में, आपके ग्रॉस इनकम में, वो सिर्फ इस ट्रांजेक्शन का हो जाए, 4 का, या तो तीनों को मिलाकर हो जाए, तो भी हम क्या मान लेंगे बेटा कि पिक्योरियन रिलेशनशिप आपका कंपनी के साथ है। 2% ज्यादा है तो फिर हम आईटी को अपॉइंट नहीं करेंगे। आपको 2% ज्यादा होल्ड नहीं करना है। 2 से कम कर सकता है, हाँ 2 से कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पूरी एग्रीगेट 1, 2, 3, 4 में एग्रीगेट 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 से कम कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। समझ आया? कॉपी करो इसको प्लीज। क्या बेटे, हमारा चौथा पॉइंट चल रहा था, खत्म हो गया जी। A B C D तक हो गया है। हो गया। तो अब जरा सुनिए, ये हो गया हमारे पास पॉइंट नंबर डी कंप्लीटेड। डी के कितने पॉइंट है बेटा हमारे पास? 4। अब आता है ई। क्या था बच्चे? अब समझ, ही मस्ट नॉट, नेदर डायरेक्टली और ना ही अपने रिलेटिव के जरिए। अब जरा सुनो ध्यान से बेटा, यहाँ पर हम उस इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर डी में। किसमें बेटा? पॉइंट नंबर डी में। ना तो वो खुद और ना ही उसके कोई रिलेटिव। ठीक है, देखो जैसे ये कंपनी, प्लीज ये पैटर्न ध्यान रखना, ठीक है ना आपको। होल्डिंग कंपनी है, उसकी एसोसिएट कंपनी और उसकी सबसी कंपनी। ठीक है, ना तो वो खुद
यानी कि हमारा एग्जाम्पल में कौन था, जिसको हम अपॉइंट करना चाहते हैं एज अ आईडी, और ना ही हिज रिलेटिव। अब रिलेटिव का डेफिनेशन तो मैं आपको बता चुका हूं, बोलो बेटे। हाँ, तो ई का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सुनो। ना तो हमारा इंडिविजुअल पर्सन खुद, और ना ही उसके रिलेटिव, देखो क्या कह रहा है, होल्ड और हैज हेल्ड इन पोजीशन, मतलब या तो अभी कर रखा है होल्ड, या किया हुआ हो, समझ रहे हो। यानी कि ना तो, सॉरी मैं क्या कह रहा हूं, ना तो होल्ड करा हो, ना तो होल्ड किया हुआ हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी होल्ड नहीं किया बट किया था, तो ठीक है, कह रहा है ना तो होल्ड किया होना चाहिए, और ना ही होल्ड कर रखा हो कभी। ठीक है, ओके। ऑफ की मैनेजरियल पर्सन, और इज और हैज बिन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, उसकी होल्डिंग उसके सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी में एनी 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जिस साल आप अपॉइंट हो रहे हो उस साल। देखो, यानी कि आपने इस कंपनी में ना कर रखा हो, नॉट होल्ड। अच्छा, वो ना इनडायरेक्ट डेफिनेशन दे रही है, मैं आपको कैसे करा रहा हूँ सीधे, डायरेक्टली वहां पर डायरेक्टली लिखा हुआ है नाइदर और नॉट, मैं क्या बता रहा हूँ, डायरेक्टली नॉट। समझ में आ रहा है ना। डेफिनेशन से कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पर अगर कोई बंदा सिर्फ सेकंड पॉइंट पढ़े, ऊपर वाली हेडिंग ना पढ़े, तो क्या लगेगा, होल्ड और हैज होल्ड एज अ पोजीशन ऑफ केएमपी, और इज और हैज हेल्ड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी इन एनी 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। कहीं समझ में आ रहा है कुछ ऐसे, बड़ा ऊपर वाले के साथ पढ़ो, ही मस्ट नॉट नाइदर डायरेक्टली, मतलब खुद, और ना ही अपने रिलेटिव से होल्ड कर रखी हो, समझ ना, ना होल्ड करेगी मतलब नेगेटिव सेंस में। ठीक है, होल्ड क्या बेटा, कोई केएमपी की पोजीशन या कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय में आप अपॉइंट नहीं होने चाहिए बेटा, कितने सालों से, बोलो। जिस साल आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है वहां से 3 इमीडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। समझ आया, बोलो बच्चों। ये कहां से लेंगे बेटा, कहां से लोगे, जिस साल आपको अपॉइंट कर रहे हैं, अपॉइंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो उस फाइनेंशियल ईयर के पिछले 3 सालों में आप ना तो केएमपी रहे हो कंपनी में, ना खुद, ना आपका कोई रिलेटिव, और ना ही आप कंपनी को क्या हो बेटा, एम्प्लॉयज को। समझ में आए आपका। केएमपी मतलब जानते हो ना, एमडी, सीईओ, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी, बोलो। हाँ जी, इनको किसको क्या बोलते हैं हम, केएमपी ऑफ द कंपनी या मैनेजर एज वेल। ओके, अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, प्रोविजो, देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ रिलेटिव हु इज एन एम्प्लॉय, the restriction under this clause shall not apply to employment during the 3 preceding financial year। मतलब अब यहां पर थोड़ा सा इन्होंने एक्सेप्शन डाल दिया कि भैया यहां पर एक एक्सेप्शन है। क्या है बेटा, एक्सेप्शन है, यानी कि जो रिलेटिव है, कौन है बेटा, जो वो क्या हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में हो सकते हैं। कैन बी इन, कब, दोबारा पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ रिलेटिव, किस केस में, हु इज एन एम्प्लॉय, तो कह रहा जो एम्प्लॉय है, तो द रेस्ट्रिक्शन अंडर दिस क्लॉज शेल नॉट अप्लाई टू हिज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रेसिडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। समझे, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से अगर आप उस कंपनी में एम्प्लॉय हो, रिलेटिव, तो फिर ये कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगी रिलेटिव के लिए। क्या रिलेटिव केएमपी में होना चाहिए, सुनो ना, नीचे क्या बोला है, एम्प्लॉय बोला है, क्या बोला है, केएमपी नहीं बोला बेटा। अगर केएमपी हुए तो फिर फंस जाओगे। ठीक है, एम्प्लॉय में हो सकते हो, केएमपी नहीं हो सकते साहब, केएमपी तो हो ही नहीं सकते हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है ना। ऊपर क्या बोला था, ना तो खुद, अच्छा खुद तो वो एम्प्लॉय भी नहीं होना चाहिए, ना केएमपी होना चाहिए, बट उसका रिलेटिव क्या नहीं होना चाहिए, केएमपी, बट क्या हो सकता है, एम्प्लॉय। नहीं समझ में आया। अच्छा, ये तीनों कंडीशन, चारों कंपनी, चारों कंडीशन में है, कंपनी में भी, होल्डिंग में भी, एसोसिएट में भी, और कॉपी करो। क्या समझ आ रहा है, इसका ना एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, वरना पता लगे तोते उड़ गए। अच्छा वो पपिन नहीं आया, खाम के पकाता ना लाए। वैसे समझ आ रहा है ना पक्का, देख लो भाई, कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछ लेना।
हो गया? अच्छा बेटे, तो ये हमारा पॉइंट नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट, ई का। अब सेकंड पॉइंट देखो, क्या रहा? इज और हैज बीन एम्प्लॉय or proprietor or partner in any three preceding financial year in which he is proposed to be a part of a firm या any legal or consultancy firm। अब जरा सुनो बेटा क्या है, 2 मिनट देख लो प्लीज सर। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर ए का पॉइंट नंबर टू, ठीक है? हाँ ए तो बोला। क्या हुआ, नींद आ रही है? मुझे नींद आ रही है। तेरे सर आपको नींद आ रही है, सो जाओ सर। ओके, ऊपर कौन आएगा? बगल में कौन आएगा? नीचे कौन आएगा? ये चार्ट तो याद हो जाओ। एक तो तुम बोलते नहीं हो, पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है भाई। कौन सा एटीट्यूड है बताओ? सीरियस करने का एटीट्यूड है, ठीक है? अब इस कंपनी में मान लो कहीं की कंपनीज में क्या होता है ना, ऑडिट जरूरी होता है। ऑडिट फर्म, भैया ऑडिट करानी पड़ती है ना। यस। अब ऑडिट कौन किस किस से करवाते हैं हम? पीसीए से, पीसीएस से, या फिर पीसीएमए से। सर, ये पीसीए कौन से ऑडिट करता है? स्टैचुरी ऑडिट। पीसीएस कौन से ऑडिट करता है? सेक्रेटरी ऑडिट। पीसीएम में कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, अलग अलग ऑडिट है, अलग अलग स्पेसिफिकेशन मान लो अप्लीकेबल हो गई है, तो ऑडिट फर्म बोलो। या फिर कंपनी की कोई भी लीगल फर्म हो या कंसल्टेंसी फर्म हो। कौन सी फर्म हो? अच्छा, इस कंसल्टेंसी फर्म की जो ग्रॉस टर्नओवर है जी, क्या है जी? ग्रॉस टर्नओवर है या ग्रॉस इनकम है, टोटल इनकम है, वट एवर यू सेड, बोलो। वो इन कंपनी से कितना रिसीव कर रही है? एक्सीडिंग 10%। एक्सीडिंग है ना, देख लेते हैं। हाँ, 10% और मोर, यू कैन से 10% और मोर फ्रॉम अबव कंपनीज। जी, बोलिए। और सुनो, मैंने क्या बोला बेटा, ध्यान से सुनो, क्या सुनिए, ध्यान से, ध्यान से मत जाओ बिल्कुल, ठीक? मैंने कहा सर हमारी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है? अब इन कंपनीज में क्या है? या फिर लीगल फर्म या कंसल्टेंसी फर्म, ठीक है? अब सर ऑडिट फर्म में तो कोई ऐसा लिमिट पेमेंट नहीं है। आप सीए से ऑडिट करा रहे हो, सीएस से करवा रहे हो या सीएमए से करवा रहे हो, ठीक है? दूसरा, लीगल फर्म और कंसल्टेंसी फर्म जिसके ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस इनकम है या टोटल इनकम वट एवर सेड, आप इस कंपनी से जो इनकम आ रही है वो कितनी बेटा? 10% या उससे ज्यादा। चारों कंपनी से मिला के बोल रहा हूं मैं। अब हमारा जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स कौन है सर? जिसको हम क्या देखना चाहते हैं अपनी कंपनी में? एज आईटी देखना चाह रहे हैं, और प्लस इसके रिलेटिव्स सर नहीं होने चाहिए। मतलब दोनों की बात करो, ठीक है? इसके भी और इसके भी। नॉट इन, या नॉट इन या नॉट रहे हो, समझ में आ रहा ना? बहुत सिंपल तरीके से समझा नालायक को। क्या बेटा, क्या था वो? एम्प्लॉय या प्रोपराइटर। क्या बेटा? प्रोपराइटर या पार्टनर। कितने सालों से सर? 3 इमीडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये जो आप हो मिस्टर एक्स और आपके रिश्तेदार, ऐसी कोई ऑडिट फर्म में जो कंपनी से लिंक्ड हो, या कोई लीगल कंसल्टेंसी फर्म जो इस कंपनी से लिंक हो इस तरीके से, उस ऑडिट फर्म में आप क्या नहीं होने चाहिए? क्या नहीं होने चाहिए? क्या नहीं होने चाहिए? अगर हुए तो कब से? पिछले 3 सालों से। कौन से साल से लेंगे?
जिस साल आप अपॉइंट होने जा रहे हो वहां से 3 प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में आप ये पोजीशन होल्ड नहीं करने चाहिए, अगर हुए तो। अच्छा, लीगल कंसल्टेंसी फर्म में पार्टनर हूँ, बट उसकी इनकम इस कंपनी से 2% आ रही है, हो सकता हूँ? 2% आ रही है बस, हो सकता हूँ? हाँ, क्योंकि इसने कितना अलाउ किया हुआ है? 10% से पहले कम कम आ रहा है तो ठीक है, 10% या उससे ज्यादा आ रहा है तो ठीक नहीं है साहब। पढ़ाई के बारे में देखोगे, इज और हैज बीन क्या है बेटा? हो या रह चुके हो, क्या एम्प्लॉय, प्रोपराइटर या पार्टनर। कब बेटा? इन एनी ऑफ 3 प्रेसिडेंट फाइनेंशियल, पिछले 3 सालों में कोई सा भी इमीडिएट फाइनेंशियल, जिस फाइनेंशियल में अपॉइंट होने जा रहे हो, ऑफ किसका? सम ऑफ ऑडिटर्स, कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस, कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट, तीनों कंपनी को ले लिया बेटा इन्होंने। फिर कोई लीगल या कंसल्टेंसी फर्म हैज और हैड एनी ट्रांजेक्शन विद कंपनी, इट्स होल्डिंग सब्सिडरी, अमाउंटिंग कितना बेटा? समझ आया? बोलो यार बेटा, देखो चीज है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कोशिश करना समझने की, इसलिए इसमें चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बनाओ, चार्ट बनाओ, चटपटे चार्ट बनाओ। देख रहे हो कहाँ कहाँ तक छाना मारा है? ऑडिट फर्म भी ले चले गए, लीगल कंसल्टेंसी अभी और आएंगे, अभी खत्म थोड़ी हुई डेफिनेशन। अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 ओनली। समझ तो कम ही आ रहा है वैसे, नहीं आ रहा है समझ? डू इट फास्टर प्लीज, थोड़ा सा हाथ तेज चलाइए। हो गया? ओके, वेरी गुड। पॉइंट नंबर सेकंड डन। फिर नहीं बोल रहे, फिर एटीट्यूड। पॉइंट नंबर 3 सर, होल्ड कर रहे हो टुगेदर विद हिज
2% और मोर वोटिंग पावर्स ऑफ द कंपनी, तो सिंपल है यार। इसका चार्ट बना हो गया। अब बना, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, रोया मत करो तुम लोग। तीसरा पॉइंट, मैंने क्या बोला नंदनी, क्या बोला मैंने? ओके, या तो अकेले या रिलेटिव के साथ मिलकर, बोलो भाई। अगर आपने कंपनी में, जिस कंपनी में आप अपॉइंट होने जा रहे हैं, उसमें आपने होल्ड कर रखा है कितना, 2% और मोर क्या, वोटिंग राइट्स, तो फिर इस कंपनी में आप क्या नहीं हो सकते हो सर, आईडी अपॉइंट नहीं हो सकते। समझ में आ गया? लिखो जी, लिखो लिखो। ओम नमः शिवाय, जल्दी करो थोड़ा सा। हो गया? ओके, पॉइंट नंबर 4। अब देखो, इज अ, क्या लिखा हुआ है, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय वट एवर नेम कॉल्ड of a non-profit organization that receive 25% or more its receipts from company से, डायरेक्टर से, प्रमोटर से, और होल्डिंग कंपनी से, सब्सिडरी कंपनी से या एसोसिएट से, और दैट होल्ड 2% और मोर वोटिंग पावर ऑफ अ कंपनी। क्या मतलब होगा इसका? सुनो ध्यान से इधर। कह रहा सर, आप हमारी एक एनपीओ है, सेक्शन 8 कंपनी, वो सेक्शन 8 कंपनी में क्या हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या डायरेक्टर, बोलो जी। और वो एनपीओ हमारी कंपनी से जो टोटल रिसिप्ट कमा रही है वो कितना है, 25% और मोर, बोलो, कंपनी से, बोलो बेटे। हाँ, एनी प्रमोटर, यानी कि देखो ये यहां तक खत्म हो गया, यहां से लेकर यहां तक। अब जरा इस ब्रैकेट के पोर्शन को छोड़ दो, तो क्या कह रहा है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डायरेक्टर वट एवर नेम कॉल्ड, या फिर एनी ऑफ इट्स प्रमोटर, डायरेक्टर, इट्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, जो बेसिकली आपके ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होंगे, या फिर दैट होल्ड कितना बेटा, 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। या तो आप कंपनी में क्या होल्ड कर रहे हो बेटा, 2% और मोर वोटिंग पावर। ठीक है, जरा देखो उसमें क्या सिचुएशन। देखो सर, मिस्टर एक्स है, मैं सेम एग्जांपल इसलिए लेके चल रहा हूँ सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, जिसको हम क्या देखना चाहते हैं, और उसका कोई रिलेटिव, ये तो रिलेटिव वाली डेफिनेशन ही चल रही है ना अभी। पॉइंट नंबर कौन सा चल रहा है, ई तो चल रहा है अभी, हाँ जी। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा चार्ट बड़ा खतरनाक सा बनने वाला है। ये कंपनी है, और कंपनी के ऊपर कौन, बगल में कौन, नीचे कौन, प्लस इसमें और भी आ गए, कौन आ गया, प्रमोटर्स आ गए और डायरेक्टर्स आ गए, ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ पर एक कंपनी है एनपीओ, जिसको बोलेंगे सेक्शन 8 कंपनी। कौन सी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। अब सेक्शन 8 कंपनी का जो इन कंपनी से या इन डायरेक्टर से रेवेन्यू आ रहा है कितना, 25% और मोर रिसिप्ट आ रहा है यहाँ से, यानी कि इन कंपनीज में जिसमें हम इसको आईडी देखना चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, तो ये आईडी या फिर इसका रिलेटिव इस एनपीओ में क्या है बेटा, सीईओ या डायरेक्टर है, बोलो बेटे। तो फिर आप आईडी बनने योग्य नहीं है, या फिर आप इस कंपनी में होल्ड कर रहे हैं कितना, 2% ऑफ वोटिंग पावर, तो फिर आप क्या नहीं बन सकते बेटा, समझे? या तो एनपीओ की बात हो रही है बेटा, इसके तो कवरेज ऊपर हो गई थी ऑलरेडी। अब सेक्शन 8 सोचो ना, सेक्शन 8 कंपनी आपने 2% शेयर होल्ड कर रहे हैं,
तो कितने परसेंट होल्ड करे हुए? 2% वोटिंग पावर होल्ड करे हुए हैं। और सेक्शन 8 अल्टीमेटली किससे रेवेन्यू कमा रही है? तो यार तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया ना उसमें। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं भैया, या तो आपकी सीईओ या डायरेक्टर हो इस कंपनी में, या आपने क्या कर रखी है बेटा, 2% और मोर वोटिंग पावर होल्ड कर रखी है दैट पर्टिकुलर कंपनी में, तो फिर आप आईडी नहीं बन सकते हो। ठीक है, आप या आपका जो रिलेटिव है उसने मिलकर कर रहा है। समझ में आ गया? देखिए, पॉइंट नंबर ए डन। भैया, तो बोलो भैया। इससे क्या फर्क पड़ेगा? बेटा देखो ना, सेक्शन 8 कंपनी है। अब वो सेक्शन 8 कंपनी हमारी कंपनी से कितना रेवेन्यू कमा रही है? 25%। एक मेजोरिटी रेवेन्यू हमसे आ रहा है। और उस सेक्शन 8 कंपनी में आप सीईओ हो, या आप डायरेक्टर हो, या आपने उस कंपनी में कितना होल्ड करा हुआ है, आपका इनडायरेक्टली हमारी कंपनी में इंटरेस्ट हो गया ना। यार इनकम आ रही है, तो तुम तो मेरे फेवर में बात करोगे। इसलिए बोल दिया, अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप क्या नहीं हो सकते बेटा, आईडी तो नहीं बन सकते। समझे ना? देखो, आईडी को ना ऐसे समझो कि वो हमारा रिश्तेदार नहीं है। वो एक ऐसा पर्सन है जो हमारे ऊपर ना इंडिपेंडेंट है हमसे। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो तुम और मैं इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है बेटा, इन्फ्लुएंस है किसी ना किसी तरीके से। हाँ, अब जैसे मान लो, जैसे दो लोगों में लड़ाई होती है, क्यों तीसरे व्यक्ति के पास जाया जाता है? अच्छा, किस किसके पास जाते हैं? जैसे मान लो हम दोनों में लड़ाई होती है, इस मेरे में नंदन में, वो से ही वो से। अब मान लो हमें फैसला करना है, तो मैं बोला, चलो नीले सर के पास चलते हैं। तो बोलेंगे ना, वो तो आपके दोस्त है, वहां नहीं जाएंगे। मैं कहा ठीक है। फिर इसने कहा कि करिश्मा के पास चलते हैं। तो कहा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं नहीं, वो तो तुम्हारा दोस्त है, वो तो तुम्हारे फेवर में डिसीजन लेगी। तो हमने बुलाया फिर विनीत को। ठीक है, ना वो हमारा दोस्त ना तुम्हारा दोस्त। तो मतलब ऐसा व्यक्ति चाहिए जो क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट है, जिससे हमारा कोई इन्फ्लुएंस। वैसी आईडी है। आईडी कंपनी में क्या होना चाहिए बेटा, इंडिपेंडेंट, जिसका कोई इन्फ्लुएंस ना हो। थोड़ा मोड़ा इन्फ्लुएंस चल जाएगा, बट इतना ज्यादा नहीं चलेगा। समझे ना? आप दो तीन शेयर परचेस करें, क्या ही फर्क पड़ रहा है? क्या ही डिसीजन ले लेगा हमारे अगेंस्ट में? वे समझा? करी सर लड़वा लो मेरे से। अब देखो क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर, कह रहा हु पोजेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज में भी प्रेस्क्राइब, कौन से रूल ने प्रेस्क्राइब कर रखे हैं? 5 of company's appointment and qualification of director rule 2014. As an independent director, he shall possess क्या बेटा, appropriate skills होनी चाहिए, experience होना चाहिए, knowledge होनी चाहिए, वन और मोर फील्ड, किसमें बेटा, फाइनेंस में, लॉ में, मैनेजमेंट में, सेल्स में, मार्केटिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, रिसर्च में, कोऑपरेटिव गवर्नेंस में, टेक्निकल ऑपरेशन में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आया? बोलो भाई। ओके, अब यहाँ पर देखो, इसने कुछ सिचुएशन दे रखी है
जो आप ऊपर पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। सेक्शन 149 सब्सेक्शन डी का पॉइंट करा चुका हूँ, सेकंड और थर्ड इंडेटनेस वाला। हाँ, तो वो इसमें दोबारा से यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। अच्छा, ये वाला देखो, पढ़ो उसको जरा। कह रहा सर, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 49 सबसेक्शन 6 का क्लॉज सी शैल नॉट अप्लाई। नो सच रेस्ट्रिक्शन लेविड ऑन गवर्नमेंट कंपनी रिलेटेड टू पिक्यूनरी लिमिटेड, मतलब पिक्यूनरी लिमिटेड वाला कॉन्सेप्ट इसमें एप्लीकेबल नहीं है सर, समझ में आया? इसके साथ पढ़ा हमारा सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए बी सी डी ई एफ कंप्लीटेड। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया हो। और फटाफट से एक बार इस इशू को सॉल्व करो, फटाफट से, जल्दी से। वेदर स्पाउस, स्पाउस का मतलब होता है क्या बेटा? हस्बैंड या वाइफ। अगर मेरे कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वाइफ इज स्पाउस। अगर किसी फीमेल केस में देखा जाए तो हस्बैंड इज स्पाउस। ठीक है, तो फिर वेदर द स्पाउस ऑफ सेक्रेटल ऑडिटर और स्टैच्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, गधो, क्या बोल रहा है? जैसा मान लो मैं सीएस हूँ, प्रैक्टिसिंग सीएस, मैं किसी कंपनी में क्या हूँ बेटा? ऑडिटर। ठीक है, क्या मेरी वाइफ उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकती है? अभी तो मना किया था। आप या आपके रिलेटिव ऑडिट फर्म में क्या नहीं हो सकते? एम्प्लॉय में, प्रोप्राइटर, पार्टनर नहीं हो सकते। तो मैं तो एम्प्लॉय हूँ, पार्टनर हूँ, तो मेरी वाइफ बन सकती है क्या? वाइफ का नाम मत लिया करो, पढ़ो जरा। According to section 149 subsection 6 clause C double I of the act, an independent director in relation to a company means who neither himself or nor any his relative is or has been employee or promoter or partner in a three preceding financial year से नहीं होने चाहिए सर, बोलो बेटे। और the firm auditor practicing firm पढ़ चुके हैं। Hence such person whose spouse is secretarial auditor cannot be appointed as independent director of the company। सिंपल है। अगला वन पढ़ो। कैन अ फ्रेंड ऑफ डायरेक्टर कैन बी कंसिडर आईडी? बताओ, क्या लॉ ने अपनी फ्रेंड को मना किया? भाई फ्रेंड तो रिश्तेदार भी नहीं है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लॉ डज नॉट प्रोहिबिट द अपॉइंटमेंट ऑफ फ्रेंड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ ही फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, बट सुनो, अब यहाँ पर एक कंडीशन हो सकती है। मान लो जो दोस्त थोड़े जिगरी दोस्त, और कंपनी को भी ये बात पता है और शेयर होल्डर को बात पता है, तो क्या वो जब रेजोल्यूशन पास करेंगे तो मना कर सकते हैं? अच्छा, उनके पास राइट है भैया, हम इसको अपॉइंट नहीं करेंगे, भले लॉ नहीं बोल रहा, बट हमें तो दिख रहा है ना दोनों डिसीजन प्लान है, तो इसके फेवर में डिसीजन ले सकता है। लॉ ने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, हो सकता है अपॉइंट, क्या मेंबर बना कर सकते हैं। तो वहां कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। कैन ए स्पाउस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? स्पाउस ऑफ आईडी, मतलब मैं आईडी, मेरी वाइफ क्या दोबारा आईडी बन सकती है? नो सर, क्योंकि मैं कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में आ गया ना अब। और तो लिखो, स्पाउस ऑफ इंडिपेंडेंट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेफर टू क्लॉज दिस पर्टिकुलर सेक्शन प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन relation of company means one or who is not related to promoter और डायरेक्टर, मतलब ये तो रिलेटेड टू डायरेक्टर हो गया ना अब। हाँ, एक ही पर्सन अपॉइंट हो सकता है फैमिली से, बाकी दूसरा वाला कोई अपॉइंट। समझ में आया जी? तो उसके साथ हमारा सबसेक्शन 6 यहाँ पे समाप्त हो गया, बाकी सेक्शन में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशान? तो श्योर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरा